गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजीत सर। आज हम क्लास 7 के लिए जो चैप्टर लेकर के आए हैं वो आपके साइंस का चैप्टर है, जो चैप्टर है 6, जो आप बोर्ड पर भी देख रहे हैं। जो आपका चैप्टर है क्या, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में जानने से पहले हम लोग क्या देखते हैं, चेंज कहने का मतलब बदलाव होता है। अब यह जो बदलाव है वह हमारे आसपास हमेशा होते ही रहता है। अगर आप इसको देखें तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि एक छोटे से बच्चा ने जन्म लिया। अब जन्म के बाद आप उसे अगर 6 महीने बाद देखें, 1 साल बाद देखें, क्या वह जन्म लिया उस समय के उपरांत जैसे था? क्या 1 साल के बाद वह उसी तरीके का है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो क्या करता है कि अपने शरीर में वह बदलाव लाता है। तो जो चीज में किसी भी प्रकार की कोई भी नई चीज नहीं बनते हैं तो उसमें आप उस चीज को फिजिकल चेंज कहते हैं। जैसे कि एक छोटे से बच्चा जन्म लिया, अब वो बच्चा क्या है, मनुष्य है। अब मनुष्य है तो वह बड़ा हो जाएगा। अब वो जैसे ही बड़ा हो जाता है तब आप उसको क्या कहते हैं, छोटे से बच्चे को अब बालक के रूप में देखते हैं। लेकिन ऐसा आपने नहीं देखा होगा कि जो छोटे बच्चे जो जन्म लिए हैं उसके पास अगर 2 आंख है तो बड़े होने के बाद 1 साल के बाद, 2 साल के बाद या 5 साल के बाद उसके पास 3 आंखें हो जाती हैं। 2 हाथ है तो 3 पैर या 4 पैर या 4 हाथ, ऐसा तो संभव नहीं होता है। तो यहां आप केवल यह देखते हैं कि उसके शरीर में जो बदलाव आती है उसमें क्या होता है, केवल आकृति में बदलाव आता है। यानी कि वह छोटा था वह बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के जो बदलाव होते हैं उसी को हम लोग फिजिकल चेंज करते हैं। जैसे कि आप अपने कॉपी में से बहुत सारे पेज को फाड़ लेते हैं, ठीक है, तो आप जैसे ही पेज का एक बंडल लेते हैं तो वह वास्तव में क्या होता है, कागज का ही बंडल होता है। अब उसको आप देखें और एक कागज को देखें तो दोनों को आप क्या कहेंगे, एक कागज का बंडल कहेंगे और एक पेपर का पीस कहेंगे। तो यहां पर दोनों तो कागज ही हैं, लेकिन दोनों में अब अंतर क्या हो जाता है कि उसके जो वॉल्यूम होते हैं, उसकी जो वजन होते हैं वो डिफर कर जाते हैं, लेकिन उसके कैरेक्टर में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता है। अब इस प्रकार से आप चेंज को आप समझ चुके होंगे। तो यहां पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक को अगर आप देखें तो आपके पास क्या है, सबसे पहले मैटर। अब मैटर से रिलेटेड क्या है, तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मैटर को जानेंगे, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को मैटर में ही समझेंगे जो आपके बुक में दिए गए। तो इस टॉपिक को देखने से पहले आप क्या करेंगे कि सबसे पहले आप अपने बुक को एक बार रीड निश्चित रूप से करें, उसको एक बार पढ़ें और समझें। फिर उसके बाद आपके पास क्या आता है सेकेंड टॉपिक में, प्योर सबस्टेंस। अब प्योर सबस्टेंस के अंतर्गत ही आते हैं एलिमेंट और कंपाउंड। ये 2 टॉपिक किसके अंतर्गत आएंगे, तो प्योर सबस्टेंस के अंतर्गत। फिर मिक्सचर आते हैं, तो मिक्सचर ये अलग होता है, इसमें आप अगले क्लास में आप मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपके पास आता है जो आपके चैप्टर का नाम है फिजिकल चेंज। तो इस फिजिकल चेंज के अंतर्गत में आप क्या क्या पढ़ेंगे, तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर इसका फिजिकल जो चेंज होता है उसके कैरेक्टर्स को जानेंगे कि वास्तव में उसमें होता क्या है। उसके बाद हम लोग लास्ट में केमिकल चेंज को देखेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग मैटर को देखते हैं। तो आप अपने बुक के आधार पर जब आप देखेंगे तो मैटर जो होता है वह मैटर क्या होता है, कोई भी चीज जो आपके आसपास है और उसमें कुछ वजन है जो स्थान घेरता है उसे हम मैटर कहते हैं। अगर आप इसको इंग्लिश में सुनना चाहेंगे या इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसको हम कैसे बोलेंगे, एनीथिंग्स व्हिच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस कॉल्ड मैटर। तो इस तरीके से आप मैटर को जान रहे हैं। अब मैटर जो होता है वास्तव में क्या होता है उसके बारे में आप जानते हैं कि many substances are made up of very teeny smallest particles। जो भी चीज आप अपने आसपास देखते हैं वे सब के सब बहुत ही छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और यह जो सबसे छोटा कण होता है वही एटम होता है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या कहेंगे, एटम को अगर डिफाइन करने की जरूरत हो, अगर आपसे पूछ दिया जाए व्हाट इज एटम, तो आप क्या कहेंगे, एटम इज द वेरी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर। एटम क्या है,
तो वह मैटर का सबसे छोटा कण होता है। ठीक है, अब उसके बाद एटम्स को आप जान चुके हैं, तो एटम्स के बाद आपके पास आता है क्या, मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स को जब आप देखेंगे तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उसमें बहुत सारे एटम हो सकते हैं या कम से कम 2 एटम निश्चित रूप से होंगे, यानी कि कंसिस्टिंग ऑफ 2 एटम्स ईच अदर देन दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहां पर आप मॉलिक्यूल्स आप अपने बुक को देखेंगे तो बुक में भी आपको ऐसा पिक्चर के द्वारा दिखाया गया है जिसमें आपको मॉलिक्यूल्स को दिखाए जाते हैं। जैसे कि आप अपने बुक में नीचे देखें और सबसे ऊपर देखें यहां, तो यहां पर क्या होता है कि आप सेम कलर में देख रहे हैं, तो ये जो सेम कलर है या आपको किस चीज को दिखाता है, तो एटम को दिखाता है। और नीचे वाला जो होता है जो डिफरेंट कलर है, उस डिफरेंट कलर में आप देखेंगे तो सबसे पहले जो रेड वाला है उसको आप देखें तो यह क्या लिखा हुआ है इसमें, O फॉर ऑक्सीजन। और नीचे फिर देखिए इधर भी H है और इधर भी H है, यानी कि 2 H एटम और 1 ऑक्सीजन एटम जब तीनों एक साथ मिलते हैं तब यह क्या बनाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। मैंने अभी आपको क्या बताया कि एटम्स जो होते हैं वह एक मॉलिक्यूल्स में कम से कम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो कम से कम 2 होते हैं और उससे ज्यादा आप अगले क्लास में जानेंगे कि उसमें कितने प्रकार के एटम आकर के जुड़ते हैं और मॉलिक्यूल्स को कितने प्रकार से वे बनाते हैं। तो आप एटम्स और मॉलिक्यूल्स को समझ चुके होंगे। अब यहां पर है प्योर सब्सटेंस। अब आपके क्लास बुक के आधार पर प्योर सब्सटेंस को हम अगर डिफाइन करने के लिए जाएं तो प्योर सब्सटेंस जो होता है वो शुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के पार्टिकल्स, एटम, मॉलिक्यूल्स से बना हुआ हो उसको हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अब यह प्योर सब्सटेंस को आप देख रहे हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। तो प्योर सब्सटेंस जो होते हैं उसको 2 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। यानी यदि आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ प्योर सब्सटेंस नेम देम, तो इसका आंसर क्या होगा, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। उसका नाम क्या होगा, एक का नाम होगा एलिमेंट और दूसरे का नाम होगा कंपाउंड। ठीक है, तो आप एलिमेंट कंपाउंड के बारे में जान चुके, तो एलिमेंट और कंपाउंड को हम फिर डिफाइन करते हैं। फिर उससे पहले हम लोग देख लेते हैं पहले प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस को मैंने अभी आपको हिंदी में बताया, अगर उसी को डिफाइन करना हो इंग्लिश में तो उसको हम अब कैसे डिफाइन करेंगे, एनी थिंग्स व्हिच आर या एनी मैटर व्हिच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड प्योर सब्सटेंस। क्लियर? तो अब हम लोग एलिमेंट को देखते हैं। एलिमेंट जो होता है, जो आपने प्योर सब्सटेंस को देखा था, तो उसके आधार पर मैंने इसमें क्या किया था कि प्योर सब्सटेंस में केवल पार्टिकल्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन एलिमेंट में क्या होता है कि एलिमेंट को 2 तरकीब से आप डिफाइन कर सकते हैं। यहां पर आपके लिए जो दिए गए हैं डिफिनेशन, उस डिफिनेशन के अंतर्गत आप देखेंगे तो यहां अब हम लोग प्योर सब्सटेंस को जान चुके हैं। प्योर सब्सटेंस में आप इसको अगर डिफाइन करने के लिए चलते हैं तो प्योर सब्सटेंस का डिफिनेशन कैसे देंगे, क्या मैटर व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, यानी यहां आप पार्टिकल्स का उपयोग कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप एलिमेंट का डिफिनेशन देने के लिए जाएंगे तो सेम प्योर सब्सटेंस का जैसे आपने डिफिनेशन दिया है उसी तरीके से एलिमेंट का भी डिफिनेशन देंगे, लेकिन वहां जो पार्टिकल्स का यूज किया है वहां पर हम एटम का यूज करेंगे। यानी कि अ प्योर सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड्स ऑफ एटम कॉल्ड एलिमेंट। तो यहां पर उसके मैन्युफैक्चर के आधार पर, उसके पार्टिकल्स के आधार पर मैंने डिफिनेशन दिया है। फिर इसको अगर आप फिजिकल स्टेट के आधार पर अगर आप इसको डिफाइन करने के लिए जाएंगे तो एलिमेंट को आप यह भी बता सकते हैं कि नो एनी सब्सटेंस व्हिच आर
डिवाइड इनटू टू डिफरेंट पार्टिकल्स या डिफरेंट सब्सटेंस बाय द फिजिकल प्रोसेस। इसको कहने का मतलब यह हो गया कि आप फिजिकल प्रोसेस के आधार पर, फिजिकल प्रोसेस को अगर आप लागू करते हैं तो इस एलिमेंट को आप दो डिफरेंट चीजों में आप नहीं तोड़ सकते। जैसे कि अगर आप मरकरी को ले लेते हैं, ठीक है, तो मरकरी को आप देखे होंगे जिसको हम लोग पारा बोलते हैं। आपको कभी डॉक्टर ने थर्मामीटर का यूज करके बुखार को नापा होगा, तो उस थर्मामीटर में पारा ही भरा हुआ होता है। अगर आप उस पारे को देखेंगे तो उसको आप एक पेपर पर रख लें और एक साथ उसको जमा करने की कोशिश करें, पेपर को ऐसे करके, क्योंकि पारा जो होता है वो मेटल होता है लेकिन लिक्विड फॉर्म में होता है। यानी कि एक ऐसा मेटल है मरकरी जो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है, लेकिन उसके पास मेटल के सभी गुण होते हैं। केवल एक गुण नहीं होता है, वह फिजिकल गुण है, फिजिकल कैरेक्टर है। वह क्या है कि वह सॉलिड के फॉर्म में नहीं होता है। क्लियर? लेकिन बाकी अगर उसे इलेक्ट्रिसिटी को पास कराएंगे तो वह इलेक्ट्रिसिटी भी पास कराता है, हीट को पास कराएंगे तो हीट भी पास करता है। उसी हीट के कारण वह क्या करता है कि अपने वॉल्यूम को बढ़ाता है और हमारे शरीर के टेम्परेचर को नाप लिया। तो यहां पर आप मरकरी को क्या करें कि आप अपने हाथ से जब उसको थपाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत सारे छोटे छोटे पेबल्स के रूप में बाहर निकल आते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसको एक साथ फिर जमा करेंगे तो फिर एक साथ हो जाएगा, एक बहुत बड़ा बॉल के रूप में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप उससे समझ सकते हैं कि यह जो एलिमेंट होता है उस एलिमेंट को आप किसी भी फिजिकल प्रोसेस के द्वारा आप उसको डिफरेंट एलिमेंट में, डिफरेंट मैटर में आप नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा है फिर कंपाउंड। तो कंपाउंड क्या होता है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं कि फिजिकल प्रोसेस के आधार पर जो आप बांटने के लिए गए थे, तो मैटर को आपने कितने स्टेट में बांटा था? इससे पिछले चैप्टर में आपने देखा होगा कि लिक्विड, सॉलिड और गैस, ये तीन स्टेट आपने देखा होगा मैटर। अब यहाँ पर मैटर जो होता है उस तीन स्टेट को अगर हम छोड़ देते हैं तो मैटर जो होता है वह एक दूसरे एलिमेंट के साथ या एक दूसरे के साथ मिक्सचर होकर के जो एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करता है उसी को हम लोग कंपाउंड कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप कंपाउंड को डिफाइन करने के लिए जाएंगे तो डिफिनेशन के आधार पर आप देखेंगे कि कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच इज मेड अप ऑफ two or more than two elements in proportional of their mass। यानी कि मास के अनुपात के आधार पर जब एलिमेंट एक या एक से अधिक दो या दो से अधिक एलिमेंट के साथ मिलकर के जब न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करता है तो वह कंपाउंड बनाता है। ठीक है। तो आप कंपाउंड को भी जान लिए। अब कुछ गूढ़ रहस्य को जानें कि अभी तक टोटल एलिमेंट की जो संख्या है वह 118 है। ठीक है। अभी तक नेचर से जो भी डिस्कवर्ड किए गए हैं एलिमेंट, वह टोटल एलिमेंट कितने हैं? 118 है, जिसमें से 92 जो है 92 यानी कि 92 एलिमेंट जो होता है वह हमारे नेचर में पाया जाता है। क्लियर? अब 118 में से 92 एलिमेंट कहां पाए जाते हैं? नेचर में पाए जाते हैं। और उसी तरीके से जब आप कंपाउंड को देखेंगे तो कंपाउंड जो है, जिस पानी को हम लोग पीते हैं वह पानी भी एक कंपाउंड है। उसको हम क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस। ठीक है। पानी कंपाउंड क्यों है? क्योंकि वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। अभी मैंने आपको इससे पहले बुक में आपको दिखाया था कि दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन के एटम जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तब वह पानी के एक कण, एक पार्टिकल्स का निर्माण करते हैं। ठीक है। अब है आपके पास आगे मिक्सचर। अब मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर का डिफिनेशन आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, आप अपने बुक का डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। अब मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस दैट आर मिक्स्ड टुगेदर बट नॉट केमिकली बॉन्डेड। यानी कि एलिमेंट कंपाउंड
या दो प्योर सब्सटेंस। इन दोनों सब्सटेंस को किसी भी रूप में अगर मिला दिया जाए, वहां पर दो भी हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन उनके द्वारा कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता है, केमिकली रूप से वो एक दूसरे से बंधते नहीं है, न्यू सब्सटेंस को भी नहीं बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जितने भी आपके पास एलिमेंट या कंपाउंड जो दो से अधिक हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मिक्सचर। तो यहां तक आप लोग मिक्सचर तक समझ गए होंगे। अब आगे है आपके पास फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंज को देखिए, तो इससे पहले फिजिकल चेंज में हम आपको फिजिकल प्रॉपर्टी को जो समझाने के लिए जाएंगे, उससे पहले हम आपको फिजिकल चेंज के बारे में बताते हैं कि फिजिकल चेंज क्या होता है। आप नदी से एक गिलास पानी ले लीजिए, नदी से एक गिलास पानी ले लीजिए। अब गिलास में जो आपने पानी लिया है वह और नदी में जो पानी है वह दोनों सेम वॉल्यूम में है, नहीं हो। वॉल्यूम कहने का मतलब कि अगर उसका आयतन देखें कितना बड़ा, कितना दूर में फैला हुआ है, उसको देखिए, और आपके गिलास में जो है वह कितना दूर में है, उसको देख लीजिए। तो दोनों क्या बराबर हैं? तो दोनों को आप कहेंगे कि बराबर नहीं है। लेकिन अगर दोनों चीजों को अगर आप देखें तो दोनों के दोनों कहाँ का पानी बोला जाएगा। अगर गिलास में आपको पानी दिया जाता है नदी का, तो आप क्या कहेंगे कि पीने वाला पानी है या नदी का पानी है? तो आप निश्चित रूप से कहेंगे कि यह नदी का पानी। उसी तरीके से एक चापाकल से जो पानी निकल रहा है, आप एक टब में रख दीजिए और एक बाल्टी में रखिए। अब दोनों को देखिएगा तो दोनों की आकृति भी चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, वजन भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी चीज होता है, एक ही प्रकार के चीजों को जो डिफरेंट रूप में देखे जाते हैं, उसको हम लोग फिजिकल चेंज को। जैसे कि आप एक पेड़ को काट लो, पेड़ से लकड़ी निकलती है। अब उस लकड़ी को आप देखेंगे तो क्या उस लकड़ी का हमारे घर में जो बेंच बना हुआ है, तो या टेबल बना हुआ है, या पलंग बने हुए हैं, चौकी बने हुए हैं, कुर्सी बने हुए हैं, तो ये सब जो जितने भी चीज आपके घर में बने हुए हैं, उसको हम पेड़ कह सकते हैं क्या? जी नहीं। क्यों? क्योंकि उस पेड़ को काट करके आपने उसकी आकृति को बदल दिया है। उस आकृति के आधार पर आप उसका नाम बताते हैं, यानी कि शेप, साइज, वॉल्यूम, वजन, ये सब जब चेंज होने लगे सेम पदार्थ के, सेम मैटर के, तब आप उसको फिजिकल चेंज। ठीक है, तो आप फिजिकल चेंज को समझ गए होंगे। अब फिजिकल चेंज के आधार पर अगर आप इसको डिफाइन करने के लिए जाएंगे, तो फिजिकल चेंज का जो डिफाइन होगा वो आप कैसे करेंगे? ये कोई भी फिजिकल चेंज यानी एनी मैटर विच डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स बट नॉट चेंजिंग इन देयर प्रॉपर्टी, उसके प्रॉपर्टी में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है, तो वैसे चेंज को हम लोग फिजिकल चेंज। ठीक है, तो यहां पर अब हम लोग देखेंगे क्या कि फिजिकल चेंज को आप समझ गए। अब हम लोग देखने के लिए चलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है उसको अब हम लोग जान लेते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत क्या होता है। आप अपने बुक में पढ़े होंगे, उसी के आधार पर मैं आपको बता देता हूं कि फिजिकल चेंज जो होता है उसमें किसी भी प्रकार का कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ठीक है, यानी नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसमें एज यूजुअली टेम्परेरली इसको आप चेंज कर सकते हो, मतलब क्षणिक कुछ देर के लिए आप इसको बदल सकते हैं, लेकिन फिर कुछ समय के बाद वह अपनी स्थिति में आ जाता है। जैसे कि आप पानी को बर्फ में बदलते हैं, पानी को आप बर्फ में बदलते हैं, तो वैसी स्थिति में आप उसको क्या करते हैं कि टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं। लेकिन जैसे ही आप बर्फ को बाहर निकाल करके आप फिर एक प्लेट में रख देते हैं, तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि वह बर्फ किस चीज में चेंज हो गया, फिर पानी में। तो आप उसको क्षणिक कुछ समय के लिए बदल सकते हैं। फिर क्या होता है कि कुछ ऐसे फिजिकल चेंजेस होते हैं जिसमें कि आप उसको पुनः उसी स्थिति में ले आते हैं। जैसे कि आप पानी में चीनी को घोल दीजिए,
अब चीनी से घुला हुआ पानी अब आपके लिए क्या बन जाएगा? पीना मत, नहीं तो पी जाना। हम उसको पीने के लिए नहीं कह रहे हैं, मतलब ये नया एक शरबत बनता है, तो ऐसा ना कि चीनी को घोलने के लिए बोले हैं तो आप लोग पी ही लीजिए, तो पीने के बाद आप उसका प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि उसको अगर प्रयोग करना है तो 1 गिलास पानी ले लीजिए, उसमें 4 चम्मच चीनी को डालें। चीनी को डालने के बाद आप उसको क्या करें? स्टीयरिंग करें, यानी कि मिलाने के बाद आप उसे एक स्टील के कटोरे में, बॉल में या किसी एक बर्तन में, कढ़ाई में भी आप डाल सकते हो, और उसको ले जाकर के आप अपने गैस चूल्हे पर डाल दें। ऐसा तो करेंगे लेकिन मम्मी मारेगी, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप गैस को बर्बाद करने के लिए जा रहे हो। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे क्या कि अगर आप उसको घर पे नहीं करते हैं तो फिर कभी आप स्कूल में आते हैं तो हम आपको प्रयोगशाला में आपको बता देंगे, केमिस्ट्री लैब में। जब आप उसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद क्या हो जाएगा कि पानी जितने भी होंगे उसमें के जो भी वाटर होंगे वह इवेपोरेट्स कर जाएंगे, ठीक है, यानी कि वह वेपर में कन्वर्ट कर जाएंगे, और वेपर में कन्वर्ट करने के बाद सारे के सारे पानी उड़ जाएंगे, यानी एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, और आपके पास उस बॉल में जो भी आपने अनटेंसिल लिया है उस अनटेंसिल में अब आपके पास 4 चम्मच चीनी बचे हुए हैं। तो आपने यहाँ पर क्या देखा कि जो भी चेंज होता है वह क्या हो जाता है? रिवर्सिबल होता है, यानी कि पुनः आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। जबकि कुछ ऐसे बदलाव जो होते हैं उसको आप परिवर्तित नहीं कर सकते। जैसे मैंने अभी इससे पहले एक उदाहरण दिया था आपको कि एक पेड़ को काट करके आप उससे लकड़ी निकाल लीजिए, ठीक है, पेड़ से आपने लकड़ी को निकाल लिया, फिर हम आपको कहेंगे कि चलिए भाई इस लकड़ी को जोड़ करके फिर से एक पेड़ बना दीजिए, तो क्या ये संभव है? नहीं है। तो यहाँ पर यह फिजिकल चेंज है, लेकिन यह इरिवर्सिबल चेंज। तो कुछ जो फिजिकल चेंज होते हैं वह इरिवर्सिबल होते हैं, लेकिन अधिकांशतः फिजिकल जो चेंज होते हैं वह रिवर्सिबल चेंज होते हैं। फिर आपके पास आता है क्या कि जो भी कंपोजिशन, यानी जो भी चीज अगर एक दूसरे में आप मिलाते हैं तो मिलाने के बाद उसमें क्या आ जाता है? उस कंपोनेंट को आप फिर यांत्रिक फिजिकल मेथड द्वारा अलग कर सकते हैं। तो ये इसका कैरेक्टर है, इसका फिजिकल चेंज। और यदि आपसे पूछा जाए राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज, तो आप क्या लिखेंगे? जो मैंने अभी आपको बताया उसी को आप लिखेंगे, ठीक है। अब आगे है आपके पास अगली टॉपिक केमिकल चेंज। अब केमिकल चेंज क्या होता है उसको आप जानेंगे कि जब भी कोई 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस एक दूसरे के साथ कंबाइंड होते हैं तो कंबाइंड होने के फलस्वरूप वह एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं, तब आप उसको क्या कहेंगे? केमिकल चेंज। यानी कि आप अपने बुक के आधार पर आप इसे डिफाइन कर सकते हैं। The change that substances undergoes when they turn into other substances are called chemical change। समझ में आई? तो यह केमिकल चेंज जो होता है वह कैसे हो जाता है, इसके बारे में फिर हम आपको बताते हैं कि कैसे हो जाता है। तो इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि आगे को देखते हैं। तो अभी आप लोग तो मैंने अभी आपको बताया क्या कि केमिकल रिएक्शन को अब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर केमिकल जो रिएक्शन होता है उसके बारे में आप सबसे पहले जान लीजिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। और केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंज, ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओरिजिनल सब्सटेंस आर चेंज टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आपको केमिकल रिएक्शन जो होता है, तो केमिकल रिएक्शन में हमेशा 2 पार्ट होते हैं। अब 2 पार्ट कैसे हो जाते हैं तो उसको मैं अभी आपको बता देता हूं कि वह 2 पार्ट्स कैसे बन जाते हैं। यदि आपके पास कोई एक सब्सटेंस है, वह मान लीजिए कि आपके पास कार्बन है
यदि आप कार्बन को जलाएंगे तो वह ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में जलेगा। तो यहां पर मैंने कार्बन के लिए C का उपयोग किया है, क्योंकि कार्बन C से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसका सिंबल भी C होता है। और ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन O से स्टार्ट होता है, इसीलिए इसका सिंबल O होता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन जब हम 2 लगाते हैं, इसका मतलब यहाँ पर यह हो जाता है कि यह अधिकांशतः जिसके आगे 2 लगा हुआ हो तो वह यह दिखाता है कि यह ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स 2 एटम्स इसमें हैं, और यह हमेशा यह दिखाएगा कि यह गैसियस फॉर्म में ही रहता है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में रहता है? तो गैस के फॉर्म में रहता है। क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है सांस लेते समय कि आपके नाक के अंदर ऑक्सीजन गया, लाल, पीला, हरा, उजला, किसी भी कलर में नहीं ना दिखाई देता है। तो यहाँ पर गैस, जो गैस के फॉर्म में ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में जब आप जलाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यह जलने के बाद CO2 बन जाता है। ठीक है। तो अब आप देखिए कि कार्बन में आप अधिकांश का देखते होंगे कोयले। ठीक है, कोयला ब्लैक काला होता है, या दूसरे रूप में आप देखें लकड़ी का चारकोल को आपने देखा होगा, जो पूरा का पूरा ब्लैक काला होता है। उसको जब आप जलाते हैं किसके? ऑक्सीजन के उपस्थिति में, तब यह कंबाइन हो जाता है, यानी कि ये अलग चीज हो गया और ये अलग हो गया। दोनों के प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ये गैसियस फॉर्म में है और ये सॉलिड के फॉर्म में है। जब दोनों एक साथ मिलता है तब यहाँ पर क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाते हैं। अब इसके प्रॉपर्टी को आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको यह दिखाई देगा कि यह जो होगा किस रूप में आपको दिखाई देता है? तो धुएं के रूप में आपको दिखाई देता है। और वह धुआं का कलर कैसा होता है? तो आप देखे होंगे ब्लैक काला होता है। तो वह बादल की तरह आपको यह दिखाई देता है। क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको आप क्या कहेंगे? यह क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन हो गया। अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन से पहले आप इसको जान लीजिए कि ये एक अलग पार्ट होता है केमिकल रिएक्शन का, और ये एक अलग पार्ट होता है। अब केमिकल रिएक्शन में जो यह दोनों पार्ट है, इस दोनों पार्ट को हम कहते क्या हैं? तो एक होता है रिएक्टेंट, इसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट, और इसको बोलेंगे प्रोडक्ट। ठीक है। तो रिएक्टेंट का अगर डिफिनेशन आपको देने के लिए कहा जाए कि आप रिएक्टेंट से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या कहेंगे? रिएक्टेंट का अगर डिफिनेशन आपको देने के लिए कहा जाए तो रिएक्टेंट का डिफिनेशन आप कैसे देंगे? कि some substance that combine with each other and form new substance called reactant। फिर प्रोडक्ट के बारे में आप कहा, आपको अगर डिफिनेशन देने के लिए दिया जाए तो आप क्या कहेंगे? कि a substance that form after chemical reaction their properties are differ from their reactant। क्लियर? तो आप इस तरीके से अभी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, या फिर आप अपने बुक में देखें तो बुक में आपको दिया गया है कि द सब्सटेंस दैट अंडरगोज अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट। इसको भी आप लिख सकते हैं, मतलब वह सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेता है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। अगर प्रोडक्ट को देना हो तो फिर वैसे ही उसी तरीके से देंगे, द सब्सटेंस दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो अभी मैंने आपको बताया ही है कि केमिकल रिएक्शन के बाद जो चीज बनता है उसको अब हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप इसको भी जान लिया कि केमिकल रिएक्शन क्या हो जाता है। अब आपको बताते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज में आप देखेंगे तो इसमें क्या क्या होता है उसको अब आप देखें आप अपने बुक में। तो इसमें बुक में जब आप देखने के लिए जाएंगे तो आपको यह पता चलेगा कि एक या एक से अधिक जो सब्सटेंस होते हैं वह मिलकर के एक न्यू सब्सटेंस को बनाते हैं, न्यू सब्सटेंस को बनाते हैं। फिर अगला क्या हो जाता है कि इसके जो कंपोजिशन होते हैं, इसके जो अवयव होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज जो होते हैं
यानी कि यहाँ जो इसके प्रॉपर्टीज होंगे वे प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज से डिफर करेंगे, यानी कि भिन्न हो जाएंगे। फिर क्या होता है कि यह जो चेंज होते हैं वह सामान्य रूप से इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि आप उसको बदल नहीं सकते हैं इसके द्वारा, फिजिकल प्रोसेस के द्वारा, ठीक है। यह इरिवर्सिबल होते हैं और यह परमानेंट भी होते हैं, यानी कि यह सदा के लिए बने हुए रहते हैं, ठीक है। आगे है कि केमिकल रिएक्शन में या तो हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है या हीट को प्रोड्यूस किया जाता है, या तो लाइट प्रोड्यूस किए जाते हैं या लाइट को एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी कि हीट और लाइट दोनों को या तो वो दे सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है, अवशोषित कर सकता है। फिर आप अपने घर में लोहे की बनी हुई वस्तुओं को आपने देखा होगा, उसमें देखते होंगे कि उसमें जंग लग जाती है, तो वह जो जंग लगना होता है वह भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो आपके पास मैंने जो अभी आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बताया था, केमिकल चेंज बताया था, वो इतने ही हो। आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। अब आपके पास आते हैं क्या, केमिकल टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बता दिया, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज बता दिया, केमिकल चेंज तो ऑलरेडी बताया। अब आपके पास क्या होता है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में आप देखेंगे तो आपके पास आपके बुक के आधार पर केवल 4 रिएक्शन करने हैं, ठीक है। आप अगले क्लास में जाएंगे तो 2 और रिएक्शन पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन अभी आप लोग केवल 4 रिएक्शन को जाने। तो इसमें से क्या है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, व्हेन 2 प्योर सब्सटेंस combined with each other and produce new substance called chemical combination reaction। तो यहाँ पर आप देखिए वही स्थिति है। तो इसको अगर आपको दिखाना हो कि यह कॉम्बिनेशन रिएक्शन है तो आप कुछ नहीं करेंगे, यह जो सिंबल ऑफ एरो है इसके ऊपर आप केवल लिख देंगे कॉम्बिनेशन। क्या लिखेंगे, कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इससे आप क्या दिखा दिया कि यह जो रिएक्शन है वो किस प्रकार का है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। यानी कि किसी भी रिएक्शन को अगर आपको दिखाना हो तो उस रिएक्शन का एग्जांपल जब आप दें तो उसमें आप निश्चित रूप से इसको सिंबल ऑफ एरो के ऊपर डाल, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप समझ गए कि जब कोई 2 प्योर सब्सटेंस केमिकली रूप से बॉन्डेड होते हैं, मिलते हैं, तो वह एक न्यू सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। फिर उसी तरीके से है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन का हम आपको एक एग्जांपल दे देते हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंतर्गत क्या होता है कि जब कोई 2 सब्सटेंस को प्रोडक्ट के रूप में एक सब्सटेंस को तोड़कर बनाए जाते हैं, तब आप उसको क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम लोग अगले पार्ट में फिर देख लेते हैं, ठीक है। तो अगले दिन के लिए थैंक यू, फिर आएंगे।